आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। संभल तशद्दुद के मुल्जिम MP ज़ियाउर रहमान बर्क की मुश्किलात में इजाफा। SIT ने पूछगछ के लिए दिया नोटिस। बर्क ने कहा तहकीकात में करेंगे मुकम्मल ताउन। बिहार के इंतखाबात से कबल आज दिल्ली में NDA की होगी मीटिंग। बीजेपी के सदर JP नड्डा समेत इत्तेहादी जमातों के लीडर बीजेपी लीडर संजय जायसवाल की रिहाइशगाह पर होंगे जमा। वक्फ तरमीमी बिल के बारे में अरकान पार्लियामेंट को आज फराहम की जाएंगी तफसीली मालूमात। JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल बताएंगे बिल की तफसीलात। हुकूमत इस सेशन में बिल पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल समेत गोवा असेंबली में ST की नुमाइंदगी आज। लोकसभा में हो सकती है मंजूर। राज्यसभा में बैंकिंग कानून तरमीमी बिल को भी पास कराने की जाएगी कोशिश। रूस और यूक्रेन के दरमियान बहरे असवद में जंगबंदी पर इत्तफाक राय। अमेरिका ने कहा जंग खत्म होने तक अमन मुज़ाकरात पर रहेगा जोर। खबरें अब तफसील से। यूपी का संभल इलाका मुसलसल सुर्खियों में है। इसकी एक बड़ी वजह खुद मकामी रुकन पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क हैं, जिन पर कई तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इनमें से एक संभल में होने वाला तशद्दुद भी है। तशद्दुद की तहकीकात करने वाली SIT ने बर्क को पहले उनकी संभल रिहाइशगाह और फिर दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर पूछताछ के लिए नोटिस दिया, लेकिन किसी भी जगह पर कोई नहीं मिला। फिर रात देर गए MP बर्क ने कहा कि उन्हें दफ़ा 35(3) के तहत नोटिस मिला है। बर्क ने कहा है कि वह तहकीकात के दौरान पुलिस के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेंगे। जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा। और जो था मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है। बिहार में इस साल असेंबली इंतखाबात होंगे। इससे पहले बिहार से आने वाली NDA की इत्तेहादी जमातों के लीडर आज दिल्ली में एक साथ बैठेंगे और इत्तेहाद का पैगाम भी देंगे। ये मीटिंग बिहार BJP के साबिक सदर और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल के घर पर होगी। BJP सदर JP नड्डा समेत बिहार की NDA की इत्तेहादी जमातों के सदूर भी वहां पर मौजूद रहेंगे। कहा जा रहा है कि यौम बिहार मनाने के लिए आज के डिनर का एहतमाम भी किया गया है, लेकिन इसमें इंतखाबी बहस भी होगी। इस इशाये में बिहार से NDA के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद होंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा समेत कुल 42 मेंबरान पार्लियामेंट होंगे। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में लाने से पहले आज अरकान पार्लियामेंट का इजलास तलब किया गया है, जिसमें बिल पर तफसीली बहस की जाएगी। वक्फ तरमीमी बिल पर बनी पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल इस बिल की तफसीलात बताएंगे। दरअसल हुकूमत इस सेशन में ही वक्फ तरमीमी बिल पेश करने की तैयारियां कर रही है। ताहम कई सियासी जमातें और तंजीमें इस बिल की मुखालफत कर रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ कई रियासतों में एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। एहतजाजी प्रोग्राम के तहत आज पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में कानून साज असेंबलियों के सामने धरना मुजाहरा किया जाएगा। साथ ही JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल ने इस बिल की मुखालफत की मजम्मत की है। उनका मौक़िफ़ है कि इस बिल को पार्लियामेंट में बहस के बाद मंजूर किया जाएगा, जो मुल्क के मफाद में होगा और इससे पहले पार्लियामेंट के बाहर इस तरह के एहतजाज से अक़लियतों में इंतशार पैदा होगा। वक्फ के कानून में संशोधन करके इसका फ़ायदा अल्पसंख्यकों के, ख़ास तौर से गरीब और पसमानदा को कैसे मिल सके, सरकार का ये प्रयास है। और हमने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी। उस पर अभी सरकार अमेंडेड बिल लेकर के आएगी। अभी बिल आया भी नहीं और उसके बाद जंतर मंतर पे ये विरोध कर चुके। अब पटना में जा रहे हैं 26 तारीख को, फिर 29 को विजयवाड़ा जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में जिस तरह से लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में, अल्पसंख्यकों में या मुसलमानों में भ्रम पैदा करके क्या गैर जिम्मेदाराना काम करना चाहते हैं। आखिर पार्लियामेंट का कानून
चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनता है, उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगा पार्लियामेंट में, तो देश के बेहतर के लिए कानून बनेगा। और इस बीच बीजेपी ने ईद से पहले सौगात मोदी प्रोग्राम शुरू किया है। बीजेपी मुल्क भर में तकरीबन 32 लाख करीब मुसलमानों के लिए प्रोग्राम चला रही है, जहां अपोजिशन ने बीजेपी अक़लियती मोर्चा की इस मुहिम को हदफ तनकीद भी बनाया है। वहीं बीजेपी ने माशरे की तामीर और तरक्की पर मबनी इस मुहिम में सियासी बयान देने पर अपोजिशन लीडरों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। बीजेपी ने मुस्लिम बिरादरी तक पहुंचने और पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम इक़दाम किए हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने दिल्ली समेत पूरे मुल्क में सौगात मोदी प्रोग्राम का आगाज़ किया है। बीजेपी इस प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली से कर रही है। इसके तहत मुल्क भर के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात मोदी यानी मोदी किट दी जाएगी। इस किट में कपड़ों के साथ साथ सिवैयाँ, आटा, खजूर, खुश्क मेवाजात और चीनी जैसी खाने की अशिया शामिल होंगी। पूरे देश में चलेगा, 32 लाख लोगों को बटेगा ये। हर माताएं बहनें जो गरीब हैं, किसी कारण से नहीं कर पाते, हर धर्म में ये रास्ता निकाला गया है उनको सौगात देने के लिए। हमने देश भर के जो हमारे 32,000 पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के, मंडल स्तर के हैं, उनको हमने इस योजना में लगाया है और हम सब जाएंगे। एक पदाधिकारी हमारे 100 भाई बहनों तक पहुंचेगा और उन तक सौगात मोदी का किट देगा। ईद के मौके पर मुल्क भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ये तोहफा दिया जाएगा। मुस्लिम मजहबी रहनुमा भी इस इक़दाम का खैर मकदम कर रहे हैं। सौगात मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें। इस कदम को लेकर मुस्तकीन में भी खुशी का माहौल है। जब सामान मिलता है, पहली दफा मिला है जी, बहुत अच्छा लगा। रमजान के टाइम में मोदी सरकार ने दिया है, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे हम सब। वो हमारे लिए कर रहे तो इससे अच्छी बात नहीं, हमारी बहुत मदद हो जाएगी इनसे। मोदी सर जो भी कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा ही है। ताहम अपोजिशन ने इस प्रोग्राम पर तनकीद की है। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज़। प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें। इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। बीजेपी अब सौगात मोदी जैसे प्रोग्रामों के जरिए मुस्लिम बिरादरी में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब ये है कि मोदी हुकूमत की तमाम फलाही स्कीमों से मुल्क में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियती बिरादरियों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ है। शैलेंद्र मिश्र और उर्मिलेश के साथ डीडी न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। साबिक़ मरकज़ी काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा को नीति आयोग का नया रुकन मुकर्रर किया गया है। 4 दहाइयों पर मुहैयत अपने कैरियर में राजीव गौबा मरकज़ी हुकूमत, बिहार हुकूमत और झारखंड हुकूमत में कई अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। उन्होंने 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2024 तक भारत के काबीना सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के दौरान आज दोनों ऐवानों में कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। राज्यसभा के बारे में अगर बात करें तो बैंकिंग कवानीन तरमीमी बिल और एयरक्राफ्ट गुड्स बिल में मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर करने और उसे पास करने की तजवीज़ होगी। लोकसभा में त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल और गोवा रियासती कानून साज असम्बली के हल्कों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी से मुतालिक एडजस्टमेंट बिल को गौर और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एक मुल्क एक इलेक्शन पर गौर करने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी का मंगल को इजलास हुआ। इसकी सदारत जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने की। मीटिंग में दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और अटॉर्नी जनरल
आर वेंकटरमनी को बुलाया गया था। दोनों कानूनी माहिरीन ने इस मामले पर अपनी तफसीली राय दी। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कमेटी के अरकान ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुताद्दिद सवालात किए। मीटिंग के बाद JPC के चेयरमैन PP चौधरी ने कहा कि तमाम मेंबरान कौमी मफाद में काम कर रहे हैं। JPC पार्टी सियासत से बालातर होकर काम कर रही है। PP चौधरी के मुताबिक कमेटी का अगला इजलास 2 अप्रैल को दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में होगा। मुस्तकबिल में बहुत से दूसरे माहिरीन कानून और माहिरीन को भी बुलाया जाएगा। PP चौधरी के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया है कि अवाम की राय लेने के लिए इश्तहारात और वेबसाइट भी इस्तेमाल की जाएंगी। और अगली खबर, इंतखाबी दुश्मनी की वजह से 10 मार्च को संभल के जूनाबाई थाना इलाके में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा गुलफाम सिंह यादव के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने मंगल को 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट कृष्णा कुमार बिश्नोई ने बताया कि इंतखाबी दुश्मनी की वजह से SP ब्लॉक प्रमुख रवि यादव के वालिद महेश यादव ने 6 कातिलों को 5 लाख रुपए की रकम दी थी, जिसके बाद 10 मार्च को गुलफाम सिंह यादव को जहर का इंजेक्शन देकर कत्ल कर दिया गया था। पूरी हत्या जो है ये 5 लाख रुपए में प्रायोजित प्रधान महेश प्रधान द्वारा करवाने के लिए की गई थी। उनमें से 1 लाख रुपए उसने एडवांस में पूर्व में दे दिए थे और एक व्यक्ति को 50,000 रुपये दे दिए थे, एक को ट्रैक्टर दिलवाने के नाम पे 35,000 रुपये दे दिए थे। इस प्रकार कुल 5 लाख रुपये में इसने घटना कारित करने का ये निर्णय लिया था और इसके बाद में गुलफाम सिंह जी की हत्या के बाद में ये लोग वहाँ से फरार हो गए। इन विभिन्न लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। शुमाल मशरक़ी रियासत मेघालय मुल्क को TB से पाक बनाने में मदद के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। अवामी शिराकतदारी और ज़ैली सतह पर रिवायती इलाज करने वालों की शमूलियत के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रियासत के रिभोई ज़िले ने कई नए इक़दाम करके एक शानदार मिसाल कायम की है। हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने रिभोई ज़िले के DC अभिलाष वर्नवाल के साथ खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ रिभोई डिस्ट्रिक्ट के DC अभिलाष बर्नवाल हैं। सर, 100 दिवसीय सघन TB अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह की प्रगति हो रही है और क्या कुछ अब तक रिजल्ट निकला है? 100 दिवसीय जो TB प्रिवेंशन बेसिकली 100 डेज TB प्रिवेंशन जो कैंपेन है, इसमें हम लोगों की प्रगति काफ़ी अच्छी है। अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इस साल हमने ऑलरेडी 1 लाख में लगभग 2009 लोगों की प्रिजम्पटिव टेस्टिंग कर ली है। 32,000 से ज़्यादा लोगों की हमने स्क्रीनिंग की है। तो ये पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। साथ साथ में जिस तरीके का रिस्पांस हम लोगों को मिला है, जिस तरीके से हम लोगों ने कम्युनिटी में एक ट्रस्ट पैदा किया है टुवर्ड्स द हेल्थ सिस्टम, तो उस हिसाब से लग रहा है कि इस साल के बेसिस पे अगले साल हम लोगों को और अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। क्या कुछ इसमें नया इनिशिएटिव आपने लिया था? 100 हम लोग उन चैनल्स को यूज़ करें जहाँ पे वो ऑलरेडी थोड़ा ट्रस्ट करते हैं एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न। तो जैसे हमने सबसे बड़ी जो चीज़ की वो था ट्रेडिशनल हीलर्स। हर गांव में एक ट्रेडिशनल हीलर होता है, तो हमने उनको टैप किया। हमने उनको ट्रेनिंग दी स्क्रीनिंग करने के लिए, उनको थोड़ा फिनेंशियल इंसेंटिव दिया कि वो पेशेंट्स को रेफ़र करें सो दैट हम लोगों की प्रिजम्पटिव टेस्टिंग एंड TB आइडेंटिफिकेशन इम्प्रूव हो सके। सेकेंडली हमने जो किया कि हमने ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, इंडस्ट्रियल एरियाज़, जो ये वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इनको टैप किया। इनको जाकर हमने बार बार कोशिश करके कन्विंस किया कि आप आइए, आप स्क्रीनिंग कराइए, आप टेस्टिंग कराइए। उससे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। और एक तीसरा जो हमें एक टेक्नोलॉजी बहुत जिस टेक्नोलॉजी हमें बहुत सहायता की है वो है हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स। सो हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स कैन बी कैरिड टू दीज हार्ड टू रीच एरियाज़, जो अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं था विद पोर्टेबल एक्सरे और नॉर्मल डिजिटल एक्सरे। तो ये हैंड हेल्ड एक्सरे जो 2 व्हीलर में भी जा सकता है, इससे जो हम लोगों ने प्रिजम्पटिव टेस्टिंग की तो हम लोगों की जो TB डायग्नोसिस रेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया। पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का उपयोग करते हुए TB उन्मूलन की दिशा में काम हो रहा है मेघालय के अलग अलग ज़िलों में, और यही उपाय है जिसके वजह से हम TB का उन्मूलन कर सकते हैं। और जो टारगेट है सरकार का 2025 तक TB मुक्त भारत का, उस उपलब्धि को हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, रिभोई डिस्ट्रिक्ट, मेघालय। अगली खबर बिहार से। बिहार के आरआर रेलवे स्टेशन पर गोली लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर 2 लोगों को गोली मारने के बाद एक नौजवान ने खुद को भी गोली मार ली। इस वाक़े में तीनों की मौत हो गई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एहलकार जाए वक़्फ़ पर पहुंच गए। जिस बंदूक से गोली चलाई गई थी वो बरामद कर ली गई है। RPF एहलकारों ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। ये 3 लोगों का इसमें डेथ हुआ है।
जो लड़के का नाम जो है अमन कुमार है और ये 24 वर्ष का लड़का है, जिला भोजपुर का ही रहने वाला है। और जो उसने जिसका मर्डर किया मतलब सबसे पहले अनिल सिन्हा जो फादर था लड़की का, और उसके बाद लड़की जिया कुमारी, इन दो का उसने मर्डर किया। उसके बाद उसने अपने आप को गोली मारी, जो जानकारी मिली है। अनुसंधान किया जा रहा है। 3 राउंड फायरिंग का अभी पता चला है। आज के दिन बांग्लादेश की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये दिन बांग्लादेश के लिए बाइस फ़ख्र, जद्दोजहद और आज़ादी की अलामत है। 1971 में आज के दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी की तहरीक शुरू की थी। यही वजह है कि इस दिन बांग्लादेश में यौम आज़ादी मनाया जाता है। नाजरीन, बांग्लादेश की आज़ादी पर हमारे नुमाइंदे अखिलेश सुमन की ये खास रिपोर्ट। 1971 में बांग्लादेश का जन्म पाकिस्तान द्वारा दशकों के भेदभाव की वजह से हुआ। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान बना 2 हिस्सों के साथ, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इन 2 हिस्सों को हजारों किलोमीटर की दूरी अलग करती थी, लेकिन बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान जल्द ही राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा का शिकार बनने लगा, जिससे असंतोष और विरोध की भावना तेज हो गई। इस असंतोष की पहली बड़ी अभिव्यक्ति 1952 में हुई, जब बंगाली भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। ये भाषा आंदोलन धीरे धीरे क्षेत्रीय स्वायत्तता की व्यापक लड़ाई में बदल गया। 1966 तक शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान के निर्विवाद नेता बनकर उभरे और 6 सूत्रीय आंदोलन की शुरुआत की। 1970 के आम चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। जब ईस्ट पाकिस्तान बना तब उन को थोड़ी दिन बाद फील हुआ कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के जो मिलिट्री और जो ब्यूरोक्रेटिक एलीट है वो मतलब उनके का डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मतलब जो बंगाली मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ। तब से उन्होंने वो शुरू किया कि वो अवामी मुस्लिम लीग जो था उसमें उन्होंने मुस्लिम हटा के अवामी लीग बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग बंगाली हैं पर मुस्लिम हिंदू जो भी है पर हमें एक साथ रहना है। 7 मार्च अमेरिका का कहना है कि रूस और यूक्रेन दोनों ने तिजारती बहरी जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने और बहरे अस्वद में फ़ौजी हमलों को रोकने पर इत्तफाक कर लिया है। अमेरिका ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक जंगी कैदियों के तबादले, कैद शहरियों की रिहाई और ज़बरदस्ती रूस ले गए यूक्रेन के बच्चों को वापस लाने में मदद करेंगे। यूक्रेन और अमेरिका ने इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि रूस और यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर कोई हमला नहीं होना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। नेज़ अमेरिका ने अपने बयान में कहा है कि वो रूस की ज़रई मसनूआत और खादों की बरामद में मदद करेगा और रूस की बंदरगाहों तक रसाई को आसान बनाएगा। अमेरिका ने दोनों ममालिक को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि इस जंग को ख़त्म करना ज़रूरी है और वो अमन मज़ाकरात में मदद करता रहेगा। नाज़रीन, अब पेश दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली खबर हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये दिल्ली सरकार के नए बजट से मुतालिक है। रेखा सरकार का पहला बजट 1 लाख करोड़ रुपए से मुतजाविज़। और इसके बाद की जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है लोकसभा में बॉयलर बिल और राज्यसभा में डिज़ास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल को मंजूर कर लिया गया है। इनकलाब की सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। अगली सुर्खी, बीजेपी अक़लियती मोर्चा ने सौगात मोदी किट की तकसीम शुरू की है। इस किट के तहत 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर किट मुहैया कराए जाएंगे। और किसानों से ज़्यादा तलबा की खुदकुशी, 10 रुकनी टास्क फोर्स को इस सिलसिले में तश्कील दिया गया है। सड़क हादसा से भी कम होती है मुल्क की जीडीपी। हर साल तकरीबन 5 लाख सड़क हादसा, जीडीपी को होता है 3% का नुकसान, नितिन गडकरी का बयान। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनसे मुतालिक चंद सुर्खियाँ। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साबिक चैंपियन सुनील कुमार ने मंगल कोर्दन के अम्मान में जारी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए तमगों का आगाज़ किया। उन्होंने ग्रेको रोमन
87 किलोग्राम ज़ुमरे में कांसे का तमगा जीता। सुनील ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के सखरौब अब्दुलखाइफ को 10-1 से शिकस्त देकर शानदार आगाज़ किया, लेकिन सेमीफाइनल में ईरान की यासीन अली यज़दी के हाथों 3-1 से हार गए। भारतीय पहलवान ने इसके बाद कांसे के तमगे के मुकाबले में चीन के जैक्सिन हुआंग को 3-1 से शिकस्त देकर तमगा अपने नाम किया। इंडियन प्रीमियर लीग के आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से गुवाहाटी में होगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं, इसलिए दोनों अपनी पहली जीत के लिए कोशिश करेंगी। राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के दरमियान अब तक 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों ने 14-14 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म केकेआर के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। गुज़िश्ता मैच में काफ़ी महंगे साबित हुए थे। गुजरात की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी और पैरा एशियन गेम्स की मेडलिस्ट सोनल पटेल का मानना है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स ने पैरा एथलीट्स को नई बुलंदियां दी हैं। सोनल की उम्र सिर्फ 6 माह थी जब वो पोलियो का शिकार हो गई थी। हमारे नामनिगार गौरव कुमार ने उनसे उनके सफ़र और मुस्तकबिल के मकासद के बारे में बातचीत की। टोक्यो पैरालंपिक और पेरिस पैरालंपिक में पार्टिसिपेट कर चुकी सोनल पटेल जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पैरा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे देखती हैं वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के इस मंच को। सोनल, सबसे पहला सवाल यही है कि पैरा खिलाड़ियों के लिए एक बड़े मंच के तौर पे ये है, तो आपकी अपनी क्या कुछ राय है? सेकंड टाइम खेलो इंडिया हो रहा है दिल्ली में, और पैरा खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है आगे जाने का। और जैसे कि बाहर प्लेयर को कोई पहले जानता नहीं था, और ये खेलो इंडिया मंच ऐसा है कि सारे पैरा खिलाड़ियों को सभी जगह दिखाते हैं, और ऐसा है कि पैरा प्लेयर कुछ कर सकता है, ऐसे सब दिखाते हैं। सोनल, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप कैसे इस खेल की तरफ आई? बेसिकली मुझे बनना था टीचर, पर मेरी विकलांगता के कारण मैं टीचर नहीं बन सकी। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अभी मैं इंडिया नंबर 1 हूँ मेरे क्लास 3 में, और मैं वर्ल्ड नंबर 9 हूँ। और अभी मैं इंटरनेशनल 36 कंट्री में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, और इंटरनेशनल 35 मेरे मेडल है। अभी पैरा एशियन गेम्स जो हैं वो अगले साल हैं, तो उसको किस तरह से देखती हैं? उसके लेकर के ये जो मंच होते हैं कितने फ़ायदा पहुँचाता है आगे की तैयारी को लेकर के? बहुत ही फ़ायदाजनक है ये मंच, क्योंकि इसमें से ही पता चलेगा कि एशियन चैम्पियनशिप में कौन जा पाएगा, और उसकी मैं अभी बहुत ही अच्छी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो ये है सोनल पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक ऐसा मंच है जो कि इन खिलाड़ियों के लिए एक कहना चाहिए वरदान के तौर पर सामने है, क्योंकि यहाँ पर सीखी हुई बहुत सी चीज़ें जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करती हैं। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।